So dear friends, here we have the solution key or solution video of the English class 12th। तो 12th का जो पेपर था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टिपिकल आया था इस बार वाला, क्योंकि लोग बोलते हैं कि सीबीएसई का इंग्लिश का पेपर क्या है, इंग्लिश का पेपर तो हलवा होता है, बहुत ही ईजी होता है। बट यहाँ पे काफ़ी तमाचा लगा है जिनको जो समझते थे कि इंग्लिश सीबीएसई का काफ़ी ईजी होता है और हलवा होता है, तो इस बार हलवा काफ़ी तीखा हो गया आप लोगों के लिए। तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की थी इंग्लिश और इंग्लिश को अच्छे से लेते थे, जिसको इंग्लिश में हल्के में नहीं लेते थे, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा गया है ये। बट जिन्होंने इसको हल्के में ले रखा था, आज उनको काफ़ी भारी पड़ा है ये इंग्लिश, ठीक ना। तो यहाँ पे रीडिंग स्किल का सेक्शन 1 है, जहाँ पे रिएक्टिव रिएक्शंस एंड इम्पल्सिव रिएक्शंस ऑफ द पेरेंट्स के बारे में बताया गया है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, चलिए उसको हम लोग कर लेते हैं, आंसर्स देखते हैं क्या होता है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड, वी एंड अप स्क्रीमिंग एंड डोल आउट पनिशमेंट। In the above sentence, the author criticizes the reactive or impulsive approach of the parents. Second, explain in about 40 words when and how do parents become reactive. तो कब रिएक्टिव बन जाता है पेरेंट्स? तो when child does something that he or she does not approve of, मतलब कि जब वो कोई अनअप्रूव्ड वर्क करते हैं तब वो रिएक्टिव बन जाता है। उसी को एक्सप्लेन करना था। आपके पैरा 1 में पूरा यहाँ पे लिखा गया है, बिकम्स रिएक्टिव पेरेंट्स कब, व्हाट डू वी टिपिकली डू व्हेन वी फाइंड आवर चिल्ड्रन डूइंग समथिंग वी डोंट अप्रूव ऑफ। तो इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके लिखना था अपने वर्ड्स में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, in the line what will bloom will depend on the seeds we nurture. What seeds does the author refer? तो यहाँ पे parental attitude हो जाएगा, right? Explain in about 40 words why does NHA focus on reforming parents to reform children. ठीक, क्यों NHA फोकस करता है? रिफ्यूज रीसेट रिलेंटिवली, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर। रिलेंटलेसली एनर्जाइज द पॉजिटिवनेस, रिफ्यूज टू एनर्जाइज नेगेटिविटी, रीसेट डू नॉट रिएक्ट नेगेटिवली एंड स्टे काम व्हेन द चिल्ड्रन डज समथिंग रॉन्ग। इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से वहाँ पे लिखना था, ठीक। तो दिस इज द रीजन। फिर क्वेश्चन नंबर 5, शेयर एविडेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट इन अबाउट 40 वर्ड्स टू सपोर्ट द व्यू दैट पेरेंट्स अप्रिशिएट द गुडनेस ऑफ द चाइल्ड एट एवरी अपॉर्चुनिटी। पैरा 5 में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके रखा गया है। इसी को अपने वर्ड्स में लिखना था, छापना नहीं था, यहाँ से कॉपी नहीं करना था, कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना है आपको। यहाँ पे अपने वर्ड्स में आप क्या समझ रहे हो उस चीज़ को, अपने समझे हुए चीज़ को आपको कॉपी में उतारना है। अगर यहाँ से उसको डायरेक्टली आप लिख दोगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे, तो हो सकता है टीचर आपका नंबर काट दे। बट आपने अगर अच्छे से लिखा हुआ है उसको अपने अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में, देन यू विल गेट एब्सोल्युटली मार्क्स। तो यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, जिसको मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है, ठीक। तो आप भी यहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर 6, इन पैराग्राफ 5, इन व्हाट वे डज दिस अप्रोच डिफर फ्रॉम द अर्लियर अप्रोच। तो पहला वाला अप्रोच क्या था? ओवर रिएक्शन, इम्पल्सिव रिएक्शन, डांटना, स्कोल्डिंग ना, ये सब उनका अप्रोच था। बट आफ्टर दैट नॉट प्रेजिंग, पहले उनका क्या था, प्रेज भी नहीं करते थे, उनको अप्रिशिएट भी नहीं करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में उनका ओवर रिएक्शन जो हो गया, इम्पल्सिव रिएक्शन हो गया, स्कोल्डिंग वाला काम हो गया, खत्म हो गया। अब क्या करने लगे हैं, उनको अप्रिशिएट करने लगे हैं, उनके कामों को प्रेज करने लगे हैं, ताकि उनके अंदर भी एक क्वालिटी डेवलप हो धीरे कि हाँ, मुझको ये काम करने पे मुझको प्रेज या फिर अप्रिसिएशन पेरेंट्स के थ्रू मिल रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इट कैन बी क्लासिफाइड एज क्वालिफाइंग अ प्रेज एज एक्सप्लेन्ड इन द पैसेज, सो यू कैन बी मोर हेल्पफुल। ए वाला हो जाएगा। 7th 8 का आंसर हो जाएगा बी, टू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग द फ्रेज टू कट द नेगेटिव इन पैरा 4 मोस्ट नियरली मीन्स, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा टू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। 9th का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी डी ई, जो कि इस मतलब कि यहाँ से जो बोला गया है हमको, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द हेडलाइंस दैट डू और डज नॉट करस्पॉन्ड टू द अकरेंस इन द टेक्स्ट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सी एंड ई। डी का तो कोई इसमें बात ही नहीं किया है, बट डी वाला भी होगा, क्योंकि न्यू एज पेरेंटिंग के बारे में डिस्कस किया गया है, चिल्ड्रन रेबिलियस जनरेशन के बारे में डिस्कस किया गया है, बट चैनलाइजिंग एनर्जी, टीचर एंड नेशनल बिल्डर, स्किल डेवलपमेंट, करियर्स अहेड, इसके बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया गया है इस पैराग्राफ में। इन्हीं ए और बी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसमें से जो हमारा नहीं होगा वो होगा मेरा सी डी ई, और ऑप्शन में यहाँ पे डी नहीं है तो सी ई है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे दिया गया है हमारे यहाँ पे वर्कलोड के बारे में दिया गया है, वर्क फ्रॉम होम, कि वर्कलोड को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पे उसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो पहले का आंसर हो जाएगा दीज एक्टिविटीज विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाई प्रोडक्टिविटी द ऑथर रिफर्स द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट चेंज इन द वर्क प्लेस वुड ब्रिंग दोज पीपल बैक टू ऑफिस हु वांट अम्यूजमेंट, बिल्डिंग एंटरटेनमेंट लॉन्च। अगर ऑफिस में एंटरटेनमेंट लॉन्च बना दिया जाए हमारे वर्क प्लेस पे, तो लोग वापस आके काम करना पसंद करेंगे, ठीक। एज पर द सर्वे, वाई डू हेल्थ कॉन्शियस पीपल रिफर टू वर्क फ्रॉम होम, बिकॉज दे कैन टेक अ नैप फॉर स्मॉल टाइम और कैन डू एक्सरसाइज, ठीक ना।
अपना नैप ले लेंगे, आराम कर लेंगे, थोड़ा सा ऐसी एक्सरसाइज कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो फ्रेगमेंट्स में अपना काम करेंगे, और जब फ्रेगमेंट्स में काम करेंगे अपने माइंड बॉडी को रिलैक्स करेंगे, दे विल उनकी परफॉर्मेंस जो होगी एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। Complete the following sentence appropriately. The passage ends on a note that some people are resolved to. पैरा 5 में इसका आंसर देकर रखा गया है। यहाँ पे लास्ट लाइन आपका लिखा गया है, नॉट टू गो बैक टू वर्क इन प्ले पर्सन इवन इफ द एम्प्लॉय रिक्वायर्ड इट, राइट। फिफ्थ, एक्सप्लेन वन इन्फरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पैरा 1 अबाउट द रीजन फॉर पीपल्स प्रिफरेंस टू वर्क फ्रॉम होम, बिकॉज दे कैन टेक अ नैप और डू एक्सरसाइज टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए नैप ले सकते हैं, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट ले सकते हैं, राइट, टीवी वगैरह दे सकते हैं। दे कैन केयर देयर चिल्ड्रेन। State whether the statement given below is true or false. The survey reveals that people deeply miss socializing in their work from home style. So true है भाई। Explain in your own words how appearance is one of the factors for people's preference for the work. पैरा 4 में देके रखा गया है यहाँ पे 20 का आंसर है कि नहीं। पैरा 4 आप इजीली रीड करोगे, पैरा 4 में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8, एज पर द सर्वे व्हाट आर प्रायोरिटीज ऑफ पीपल प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग टू ऑफिस। तो यहाँ पे जाएगा नैप और एक्सरसाइज, केयरिंग ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ कम्यूट, कंसर्न अबाउट देयर अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, वेट गेन और लॉस, क्लोथिंग, टाइप ऑफ क्लोथिंग दे आर वेयरिंग, अम्यूजमेंट वाइल वर्किंग, दे नीड अम्यूजमेंट वाइल वर्किंग। सो दीज आर द 5 रीजन। इसमें से आप कोई भी 2 लिखे होंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, राइट। सेक्शन बी आ गया यहाँ पे आपका। सेक्शन बी में आपको यहाँ पे नोटिस लिखनी थी दोनों में, फिर आपको लेटर से लिखने थे, यहाँ पे लेटर लिखना था, यहाँ पे रिप्लाई लेटर लिखना था, आपको रिप्लाई लेटर लिखना था, राइट। यहाँ पे सिर्फ एक लेटर लिखना था इनवाइटिंग के लिए, इनवाइटिंग लेटर, और यहाँ पे रिप्लाई ऑफ द लेटर लिखना था आपको। तो आप जो भी किए होंगे उसमें ध्यान दिए होंगे कि इसमें आपको इन्वाइट करना था, इसमें आपको रिप्लाई करना था, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट बनाना था, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको लेटर टू द एडिटर लिखना था। इन सभी पॉइंट्स को, प्रॉब्लम्स को और सजेशंस को इंक्लूड करते हुए, ठीक ना, इनको इंक्लूड करते हुए, अगर इसके अलावा इसके बाहर से आपने लिखा हुआ, आउट ऑफ द बॉक्स लिखा होगा, तो हो सकता है आपको नंबर 5 में से 2-3 नंबर ही मिले, राइट। क्योंकि इन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करके ही लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये सब बॉक्स में आपको पॉइंट्स बना के दिए गए थे। फिर यहाँ पे आपको एक आर्टिकल ड्राफ्ट करना था, और यहाँ पे भी एक रिपोर्ट आपको ड्राफ्ट करनी थी, इन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए। सेक्शन सी पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो हमारे ये लिटरेचर टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट बुक से है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ये आपके रोड साइड स्टैंड से पोएम है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, द ब्रूटल विंड बुलिड द ट्री, राइट। एंड आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एप्टली कन्वेज द पोएट्स व्यू पॉइंट ऑफ व्यू विथ रेफरेंस टू द अबव एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे टू डू बिजनेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द पीपल हु पुट अप द रोड साइड स्टैंड फ्रॉम द फ्रेज वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। यानी दे आर नॉट बेगर्स, वो भिखारी नहीं है कि जो एक ब्रेड के लिए वहाँ पे बैठ के वहाँ सब कुछ काम कर रहे हैं, राइट। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। द वर्ड पैथेटिकली रिफ्लेक्ट्स द वॉन, पिटी, लेम या फिर रिचेज कंडीशंस ऑफ द रोड साइड स्टैंड। ये आपका हो जाएगा पैथेटिकली, मतलब कि अच्छे से अच्छी कंडीशंस में ना हो, राइट ना, उखड़ा हुआ, बेकार तरीके से। State whether the following statement is true or false. The flowers of cities, the poet refers to the garden in cities. False हो जाएगा। Based on the rhyme scheme evident in lines 1 to 4, which word would rhyme with the line? Part, fled, line 2। तो line 2 में क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हमने स्पेड किया था, ठीक। तो in front of the edge, at the edge of the road where the traffic sped। तो इन तीनों वर्ड में से स्पेड ही मैच कर रहा है किसके साथ, फ्लेड के साथ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आंट जेनिफर स्टाइगर से था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन स्माइल्ड हैप्पीली ऑन अस, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें प्राउड एंड फियरनेस का हो जाएगा। द टाइगर इन द पैनल सिम्बलाइजेस द प्राउड फियरनेस। स्टेट विद ट्रू और फॉल्स बताना था आपको। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे फुल का वुल हो जाएगा। लाइन 1 में आपको यहाँ पे फाइंड करनी थी, तो लाइन 1 में क्या है, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द हर वुल। तो यहाँ पे सैंड बाय सनी मैच कर रहा है, फुल वुल से साथ मैच कर रहा है। 6 वाला हो जाएगा, द वर्ड ऑफ द वर्ड फ्लटरिंग फिंगर्स इन द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट दैट द फिंगर्स ऑफ द आंट जेनिफर्स आर ट्रेम्बलिंग। दिस क्रिएट्स एन इमेज ऑफ फियर क्रिएट कर रहा है, ऑपरेस्ट मेंटल कंडीशन, राइट। यानी कि आपका ज़्यादा सही कौन लग रहा है, इमेज ऑफ फियर, अगर आपने लिखा हुआ तो सही हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। तो यहाँ पे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से था आपका, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन ए फैक्चुअल नेरेटिव।
साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, तो ये इज़ अ फैक्चुअल नैरेटिव। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ सजेस्ट दैट द स्पीकर वॉज अफ्रेड, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी वाला जाएगा, सी डिड नॉट वांट टू गेट कॉट, ये ट्रू फॉल्स बताना था आपको फिर से। द स्पीकर हुडविंग्ड द पीपल लुकिंग फॉर हर, फॉल्स हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। बी वाले पार्ट में यहाँ पे पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है कि कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन इंक्रीज कर रही है और फिर कैसे पॉपुलेशन और ग्लोबल वार्मिंग को ये इंक्रीज करवा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द व्यू एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर इन द अबव एक्सट्रैक्ट, द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर इज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स हो जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट, ह्यूमन्स आर क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑथर फॉर पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, जो भी आपने लिखा हुआ सही हो जाएगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज इज वेरी अनबैलेंस्ड, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रही है और हम जो तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को, ठीक, और बहुत ज़्यादा उसके जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत तेज़ी से खत्म हो रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। इन द शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट अ रकस, बाय रकस द ऑथर रिफर्स टू द कमोशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में एम हेमल द लास्ट लेसन के बारे में है, जो अगर क्लास 12 का फर्स्ट लेसन है वही लास्ट लेसन है। सो फर्स्ट आंसर हो जाएगा रिग्रेट, and now you see where we have come out. The tone of the M Hamel in the outline is that of the regret. रिग्रेट है क्योंकि उन्होंने काफ़ी उससे कहा था कि तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, बट प्लेंटी ऑफ टाइम जो था वो बीत गया कि आप कल सीख लेंगे लेकिन वो टाइम बचा ही नहीं, तो यहाँ पे रिग्रेट का है। सेकेंड, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद सेलेक्ट द ऑप्शन विच कन्वेज द मीनिंग ऑफ द रिप्रोच एज रिफ्लेक्टेड इन द आउटलाइन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी कुड नॉट फाइंड अ वे टू ब्रोच द सब्जेक्ट विथ हर बॉस। थर्ड का हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, मिस्टर एम एमएल इंडोर्सेस द बिलीव दैट देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू लर्न देयर लैंग्वेज, नहीं, लैंग्वेज लर्न करने के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम नहीं है, फॉल्स हो जाएगा ये वाला, उन्होंने कभी उसको अप्रोच नहीं किया और वही यहाँ पे बोला गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट में रिग्रेट वो शो कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से आपका इंटर रिलेशन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 का मिल जा रहा है कि इंटर रिलेशन है कि अगर आपने 1 सही किया तो थर्ड वाला भी सही कर लोगे आप इजीली। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, यू मस्ट फील बैड इनफ, थ्रू दीज वर्ड्स एम हेमल अर्जेस द पीपल टू रिग्रेट फॉर रॉन्ग डिसीजंस, राइट। अगर आप गलत काम कर रहे हो तो आपको रिग्रेट उसके लिए होगा, रॉन्ग डिसीजंस के लिए, जैसे उस बच्चे को था अपने रॉन्ग डिसीजन के लिए कि अभी मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, मैं कल सीख लूँगा, बट एग्जाम आ जाते हैं और उसके पास टाइम खत्म हो जाता है। आइडेंटिफाई द लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट दैट रेनफोर्सेस द थीम ऑफ द पेट्रोलिज्म इन द स्टोरी, यू प्रिटेंड टू बी द फ्रेंचमैन, यहाँ पर अंडरलाइन करके रखा हूँ मैं, हाउ इज इट you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak and nor write your own language. So this is the feeling of patriotism in the line. She puts off learning till tomorrow. The phrase puts off मतलब कि पोस्टपोन कर लेना, डिले कर देना, है ना, कि हम आगे सीखेंगे इसको। बी वाला पार्ट, तो इसमें आ गया अपना गांधी जी वाला, इंडिगो से आ गया चंपारण मूवमेंट जो था कि कैसे वो महात्मा उनका नाम पड़ा और फिर क्या गांधी जी ने अपना वहाँ पे एक्शंस लिया, कैसे वहाँ पे डील किया जो वहाँ पे चल रहा था सब कुछ शेयर क्रॉपर्स और प्लांटर्स के बीच में। चूज द करेक्ट ऑप्शन, देन ही सीम्ड एडमेंट रिफ्लेक्ट्स गांधी ट्रेट ऑफ बीइंग अनकम्प्रोमाइजिंग, एडमेंट मतलब होता है अनकम्प्रोमाइज करना, ठीक ना। डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, द स्टेटस ऑफ द शेयर क्रॉपर्स एज इन्फर्ड फ्रॉम द अबव लाइन इज विक्टिम्स ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन, दे वर द शेयर क्रॉपर्स वर द विक्टिम्स ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन। अब देखिए यहाँ पे भी आपका मिल रहा है, मैच कर रहा है ऑप्शन सेकंड का क्वेश्चन नंबर आपका इंटरलेट कर रहा है, यहाँ पे लास्ट वाले 6 से मैच कर रहा है। व्हाट डू यू इन्फॉर्म अबाउट द एटीट्यूड ऑफ द प्लांटर्स टुवर्ड्स द शेयर क्रॉपर्स, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे भैया वो लोग। फिर यहाँ पे डेड लॉक इन द लास्ट लाइन मीन्स द अनकम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है भैया इनकी, ये कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, डेड लॉक है ना, गांधी जी ने डेड लॉक, ब्रेकिंग द डेड लॉक यहाँ पे लिखा है, ब्रेकिंग द डेड लॉक, उन्होंने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वो 50% देना चाह रहे थे लेकिन ये भी जो कर रहे थे 25% से हम लोग कम नहीं लेंगे, तो 25% लेके उन्होंने सरप्राइज कर दिया बाकी लोगों को और उन्होंने ब्रेकिंग डेड लॉक यानी अनकम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन जो था, कंप्रोमाइज़ करते थे हमेशा शेयर क्रॉपर, इस बार उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया और ही ब्रेक द डेड लॉक, ठीक। और वही क्वेश्चन हमें बने हुए हैं, गांधी जी सरप्राइज देम बाई टेकिंग ओनली 25%, जो उन्होंने 25% दे रहे थे उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। द इन्फ्रेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड is after 25% he amused or he surprised everybody, ये इसका आंसर हो जाएगा। डेडलॉक इन द लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ही अनकम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर दिया इस वजह से। अब यहाँ पे कोई लिटरेचर पोर्शन आ गया है, इसमें से किसी 5 को आपको चूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे इसको सब कैपिटल लेटर में कर दिया गया है, ब्लॉक लेटर्स में एंड हाईलाइट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करते थे, बच्चे इसको पढ़ते नहीं थे
कभी इसमें 5 था, 6 क्वेश्चन होते थे, 5 करने होते थे, या फिर 5 में से 4 आपको करने होते थे, तो बच्चे क्या करते थे, सबके सब क्वेश्चन कर देते थे। तो इस बार इन्होंने क्या किया, इसको हाईलाइट कर दिया है और वर्ड लिमिट भी बता दिया है, 40 से 50 करना है। आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, 100 वर्ड्स में मत लिखिए, उसको पूरी कहानी मत लिखने लीजिए। आपको जितना पूछा जा रहा है, व्हाट पूछा जा रहा है तो व्हाट का जवाब दीजिए, हाउ पूछा जा रहा है तो हाउ का जवाब दीजिए, एंड वेयर का तो वेयर का। एक्स्ट्रा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, उतना ही नंबर मिलेगा जितना आपको पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो वो चीज़ का ध्यान देते ही यहाँ पे कीजिए। और बच्चों को कन्फ्यूजन होती थी कि भैया किस क्योंकि जो बच्चे यूट्यूब से समरी देख के जाते थे, पढ़ते नहीं थे पूरे साल, इंग्लिश को हल्के में लेते थे, हलवा समझते थे, उनके लिए ये हो गया था कठिन कि भैया ये लाइन किस से पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है, ये लाइन है, ये लाइन्स हैं किस चैप्टर की, कहाँ से पूछा जा रहा है। तो उसके लिए भी यहाँ पे दे दिया गया कि देख लो भैया, द इंटरव्यू से है, गोइंग प्लेसेस से है, द थिंग ऑफ ब्यूटी से है, माई मदर एट 66 से, डीप वाटर, लॉस्ट स्प्रिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। ताकि बच्चे को इसको आइडेंटिफाई करने में, क्वेश्चंस को, लाइंस को ईजी हो, ज़्यादा उसको दिमाग ना लगाना पड़े। जिन्होंने यूट्यूब से समरी देख के गई है ना, उनके लिए ऐसा बनाया गया है। तो एज अ सरकाज़म ये था आप लोगों के लिए जो यूट्यूब से समरी देख के गए थे। सो आई होप कि आपका नेक्स्ट पेपर 27 को केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री के लिए सारी स्ट्रेटजी में वीडियोस लेके आऊँगा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, PYQs क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब कुछ लेके आऊँगा। स्टे ट्यून्ड विद मी। जय हिंद एंड आई होप योर पेपर विल बी बेस्ट एंड फोड़ के आना।